बट एसेंशियली ऑयल भी क्या है, मतलब जो नीचे से भी ऑयल निकल रहा है वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो कुछ नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में ये होता है। अब ये क्या है कि ये कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, कुछ केसेस में ये हो रहा है कि बैक्टीरिया ये काम कर रहे हैं कि जैसे कहीं पे रेडिएशन लीक हो गया कुछ, है ना, अगर कोई केमिकल लीक हो गया उस पर भी हम कभी कभी डाल देते हैं बैक्टीरिया, वो भी उसको तेज़ी से डाइल्यूट करने का काम कर सकते हैं। यानी जैसे नेचुरली हमने देखा है कि भी यूरेनियम इतने मिलियन साल में वो होगा, रेडियो एक्टिविटी उसकी ख़त्म होगी। हमने और दूसरे रेडियम वगैरह के पोल्यूशन में भी ऐसा होता है कि हमने वहाँ पे डाल दिया बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ सेलेक्ट करके, और उन्होंने किसी तरीके से उस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया, बट वो सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। फिर भी हमें क्या करना है कि ये एनर्जी कहाँ से निकाल रहा है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों से निकालेंगे, है ना। तो सवाल का कॉन्टेक्स्ट भी ये था। ठीक है, नेक्स्ट सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है, मतलब ये शायद सही में, हाँ, आपके नोट्स में था। ओके। सोमेटिक सेल तो ठीक है, न्यूक्लियर। अब मैं अगर ये करता तो एलिमिनेशन से करता। क्लोनिंग में कि एक न्यूक्लियस निकाल देते। हाँ 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 आपने बताया था। हाँ हाँ हाँ। मेरी एकदम हिट कर रही है। बाकी सबका हुआ है। अच्छा, आपके पास पेपर नहीं है तो हरिराम एक काम करो यार, पेपर दे दो। पेपर है ना हमारे पास एक्स्ट्रा, है ना, वो दे दो। इनके पास नहीं है, उनके पास भी नहीं है। सबके लिए ले आओ। जितने भी हैं एक्स्ट्रा प्रिंट कराए होंगे सब ले आओ। ठीक है, A4 हो गया क्या। मैं यहाँ, अच्छा यहाँ पे कैसे खोलूँगा इसको। चलो, 5th वाला सवाल, एट प्रेजेंट हमारी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या पॉसिबल है क्या नहीं। अच्छा, ये बाय द वे मेरे को याद आ रहा है, ये यूपीएससी में पूछा गया था ये सवाल। ऐप में कैसे? पहले कुछ और किया था, फिर कुछ और किया था, जब सेव किया तो पहले वाला सेव हो गया। ओह अच्छा, सर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीजेस। ऑल तो जहाँ पे भी आ जाता है वो गलत हो जाता है, ऑल वाले ऐसे स्टेटमेंट है ना। ऑल तो बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है। ऑल तो कभी किसी चीज़ का कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं, इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पॉसिबल ऐसा तो नहीं, एट प्रेजेंट टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? मान लो कम्युनिकेबल डिजीज हैं कई सारे, हम समझ, हाँ फ्यूचर मत सोचो ना, एट प्रेजेंट लिखा है, पहला शब्द ही एट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट छठा तो आसान है, क्यों, है ना। हाँ, 7वां हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा तो नहीं था, लेकिन शायद थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, ये दिख नहीं रहा है तुम्हें। कोई बात चलो, अच्छा, ये एबीओ ग्रुप का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, बाकी किन किन को अंडरस्टैंडिंग नहीं है एबीओ ग्रुप कैसे काम कर रहा है। अच्छा देखो, ये मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे, क्लासिफिकेशन कैसे होता है अपना। अब देखो क्या है कि ब्लड के अंदर 2 टाइप के एंटीजन हो सकते हैं, एक्चुअली 3 टाइप के हो सकते हैं, एक ए बी, ठीक है, और एक एक ए और एक बी, और एक वो पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, उस सेंस में आर एच फैक्टर, है ना। तो अगर आपके पास ए, अब एंटीजन का काम क्या होता है, एंटीजन क्या होता है जनरली हम, हाँ, वो मिमिक करता है। एंटीजन मतलब क्या, एक वो एंटीजन क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ना।
और वो मिमिक कर रहा है किसी इन्फेक्शन को, है ना। तो कहने का मतलब है जिसके बॉडी में ए है उसके में हमने बी डाल दिया, तो फिर एक नए किस्म का एंटीजन हमने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फालतू का इम्यून रिएक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इम्यून रिएक्शन कर जाएगा, है ना। तो एनाफिलेक्टिक शॉक हमने पढ़ा था ना, वो एकदम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ए वाले का बी में डाल दो, ठीक है। जिसके में कोई एंटीजन ही नहीं है वो किसी में भी डाल सकते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जिसके पास या तो ए एंटीजन है या बी एंटीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। जिसके पास दोनों ही नहीं है उसको हम बोलते हैं ओ। जिसके पास दोनों ही हैं उसको बोलते हैं ए बी, ठीक है। अब जो ओ एंटीजन है यानी कि उस ब्लड में एंटीजन है ही नहीं, जब है ही नहीं तो कोई एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह तो आएगा ही नहीं, तो ओ यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है ना। उसके पास है ही नहीं एंटीजन, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा अंदर जाके। हाँ पढ़ सकता है, ठीक है। बात यह है कि अगर RH फैक्टर है तो पॉजिटिव, RH फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव, ना होना इज़ ओके, है ना। तो नेगेटिव वाले हम दे सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो अब होगा क्या, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है, ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। 4 ही पॉसिबिलिटियाँ, या तो दोनों होंगे या एक भी नहीं होगा या एक होगा, उनमें से एक कोई, है ना। तो ए वाला बंदा दे किस किस को सकता है, ए को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। जिसमें ए उसको दे सकते हैं, जिसमें भी ए है उसमें दे सकता है, जिसमें बी है उसको नहीं दे सकता, और जिसमें नहीं है उसको तो दे ही नहीं सकता, है ना। तो ए वाला ए को देगा, बी वाला किस किस को देगा, बी को या ए बी को, ओ को नहीं दे सकता। ए बी वाला किसको देगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए बी को। क्यों, अगर ए बी वाले ने ए को दे दिया तो अब बी एंटीजन इंट्रोड्यूस हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना। फिर इसने अगर इसको दे दिया तो ए एंटीजन इंट्रोड्यूस हो गया। तो ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो है बट यूनिवर्सल डोनर नहीं है, डोनेट नहीं कर सकता, है ना। ओ क्या है, सबको दे सकता है बट एक्सेप्ट किसी और से नहीं कर सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए, ठीक है। उसमें भी ओ में भी या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव वाला है जो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। दुनिया में 38% लोगों के पास ये होता है, अराउंड ऐसे ही कुछ है नंबर, मैं श्योर नहीं हूँ बट इसी के आसपास कुछ है। और सबसे रेयर है ये 1% के आसपास, 1-2% कुछ होते हैं। अब ओ नेगेटिव वाले किस किसको दे सकते हैं, सबको। क्यों, RH फैक्टर भी नेगेटिव है, ले किससे सकते हैं, ले किससे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओ पॉजिटिव भी नहीं, ओ नेगेटिव से ही। और हैं कितने लोग, सिर्फ 1%। तो अगर कोई ओ नेगेटिव वाला है और उसे मान लो ब्लड कैंसर हो गया, वो सबसे खतरनाक बीमारी है, कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। और ओ नेगेटिव वाले को सिर्फ ओ नेगेटिव वाले का चढ़ेगा। तो कहने का मतलब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इस केस में कि भाई ओ नेगेटिव का ना कभी भी किसी को ब्लड चढ़ाते नहीं। मान लो कोई ओ नेगेटिव वाला है ना, उससे अगर वो डोनेट करने गया है उससे ब्लड ले तो लिया जाएगा, वो कभी चढ़ाया नहीं जाएगा किसी को, उसको स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि कभी कोई ओ नेगेटिव वाला बीमार पड़ गया उसको क्या मिलेगा। ए भी तो किसी का चढ़ा दो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ फर्क पड़ता है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, हर एक में पॉजिटिव नेगेटिव है। हाँ पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ही लेगा, नहीं पॉजिटिव वाला किसी से भी लेगा, नेगेटिव वाला नहीं ले सकता किसी से भी। पॉजिटिव क्योंकि RH फैक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटीजन नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट RH फैक्टर अगर है ना, अगर उस ब्लड में मान लो RH फैक्टर, अब रेसिपेंट और डोनर के हिसाब से हम सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ए बी नेगेटिव वाला कोई बंदा है उसमें ए बी पॉजिटिव चढ़ा दिया तो RH फैक्टर हमने चढ़ा दिया ना, एक एंटीजन चढ़ा दिया जो उसकी बॉडी में नहीं है, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। हाँ ये चीज़ मैंने आपके नोट्स में डाली नहीं थी, मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे इम्यूनिटी वाली चीज़ें करी है वहाँ पे एक बॉक्स बनाकर डाल दूंगा ये, ठीक है, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, हाँ ए बी ब्लड ग्रुप सब, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था ये आपको सोल्यूशन देने से पहले। चलो नेक्स्ट चलें,
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन, ये तो पता ही है क्यों। ठीक है, फिर नेक्स्ट 9th किस किससे नहीं हुआ, पढ़ो क्वेश्चन एक बार। क्यों नहीं हुआ? The pituitary gland, by virtue of its tropic hormones, controls this secretory Activity. activity of other endocrine glands. Which one of the following endocrine glands can function independently of the pituitary gland? Options are thyroid, gonads, adrenals, parathyroid. ठीक है, इसका हाँ सोल्यूशन पैराथायराइड है। ये था ना जो टेबल में था, थायराइड के नीचे एक पैराथायराइड ग्लैंड दिया हुआ था, पैराथायराइड इसमें से वो निकल रहा था। थायराइड होता है, इधर होता है, हाँ, उसके बैक साइड में ऐसे 4 लोब होते हैं इनको पैराथायराइड क्यों बोलते हैं? ये फंक्शन ऐसे एंटागोनिस्टिक फंक्शन थायराइड पैराथायराइड। चलो नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। अच्छा ये तो प्रॉपर रटने वाला है ना। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि ये पूछा गया यूपीएससी में, वो कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं। हैं जी, क्या पता, मतलब पूछने, मतलब कभी कभी हो सकता है उस साल ना ये न्यूज़ में रहा हो, इस वजह से पूछ लियो। ठीक है, नेक्स्ट 11 पे चलें। 11 पर चलें। 11 Consumption of fish is Considered considered to be healthy. healthy when compared to the flesh of other animals because it contains polyunsaturated fatty acids. मेरा ये सही था। होते तो हैं, अब ठीक है, एसेंशियल विटामिन भी होते हैं। अब ये ना थोड़ा सा मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था, हैं? अब बेकार क्या बोला। अब क्या है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये मैं ये कॉन्सेप्ट है, जैसे पूफा ऑयल अच्छा होता है। हाँ, फिश ऑयल अच्छा होता है। लेकिन फिश ऑयल में विटामिन होते हैं, इसीलिए ओमेगा 3 है थोड़ा। अच्छा इसको ना ये क्या कहते हैं, ये जो हमारे वो थे देवेश सर, उन्होंने 2 बार वेरीफाई करा इस आंसर को, उन्होंने हर सोर्स से वेरीफाई करने की कोशिश करी और डाउट हमें भी हुआ था कि ये हो सकता है विटामिन हो, ठीक है, लेकिन हर जगह पे ये चीज़ दे रखी तो हमने कहा चलो हाँ पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड है, पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट 12th। Drinking of whiskey increases the 77 frequency of urination. Reason is alcohol intake speeds up the secretion of vasopressin in the body. ठीक है, आप चाहो इसको छोड़ सकते हो, बहुत 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 रेयर सवाल है। बहुत बेकार सवाल है। था क्या ये स्पीड ऑफ सेक्रेशन, पता नहीं। हाँ सेकंड स्टेटमेंट गलत था, पता नहीं, उसे नहीं पता होगा। चलो 13th देखते हैं, हार्मोन इंसुलिन, पता नहीं। वासोप्रेसिन पिट्यूटरी का ही वो होता है, पिट्यूटरी में होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अल्कोहल से इफेक्ट नहीं होता। अल्कोहल तो डायलिसिस वो होता है ना, डायलेट करता है, डायलेट कर, अच्छा हाँ। अच्छा 13th देखो सवाल, पेप्टाइड। हाँ पेप्टाइड है ना, ये तो आपने एलिमिनेशन से कर दिया होगा नहीं, ठीक है है। परफेक्ट। फिर 14th ये भी नहीं, ये मैंने नहीं करा। ये ठीक है। सी ये तो सही है। द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डू नॉट सिंथेसाइज, हाँ सी होना चाहिए ना, सी होना चाहिए ना। वही है। सर हाँ सही होना चाहिए ना, क्या? सही वाला ऑप्शन तो क्यों? सर सही है ना, सही है। ह्यूमन बॉडी में फैटी एसिड्स कहाँ आते हैं? डू नॉट सिंथेसाइज, तो सी है ना, वही तो हाँ इसमें गलत है। हाँ तो सी तो है, ये गलत होगा ना। सही होना चाहिए ना। क्यों? नहीं, हमारी बॉडी में बनते हैं। हमारी बॉडी में बनते नहीं ओमेगा 3 नहीं, ओमेगा 3 नहीं पूछा है, फैटी एसिड्स पूछा है।
फैट्स के ओमेगा 3 एक पार्ट है लेकिन वो ही थोड़ी है। हाँ। वेट वही है। हाँ हाँ इसमें लिखा है ना बॉडी कैन सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। हमने Essential नहीं कर सकता non-essential। नहीं, हाँ असेंशियल फैटी एसिड, अरे देखो जैसे वाइटामिन होते हैं कुछ तो हम लेते हैं ना ऑयल सोल्यूबल वाले। चलो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन, ठीक है। फिर 16 सवाल सही है। फॉरेन इन्वेटर्स, हाँ ल्यूकोसाइट्स हो गए। इसने सर रवि ने लिखा है कॉल गया पैराडाइज। Digestion system कॉकरोच से अच्छा लग रहा है। है क्या कॉकरोच? कॉकरोच के एग्जांपल लेके ठीक करेंगे। हाँ 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 ट्राई के लग रहा था मैंने स्किन वैसे ये स्किन का क्या है? अरे ये स्किन का अर्थोन स्किन से करता है। अर्थोन स्किन से करता है। सारे से उससे करते हैं टच। किससे? सारे से नहीं ज़्यादातर करते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ ऑल लिखा है ना इसमें? हाँ ऑल कहाँ लिखा है? Most लिखा है। वाटर ज़्यादा करते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ फाइबर आर्ट ठीक है। 18वां ये क्या है कि करेक्ट सर आपने इसी सीक्वेंस में पढ़ाया था। ये तो मैंने बता दूं। मैंने अभी उसने एक जैसे लग रहा है। यहाँ टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम। ये तो एक जैसे काम कर रहा है। ये आपके सीक्वेंस में याद है। चलो आगे चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च? ठीक है ग्लाइकोजन। हैं जी हैं? नहीं 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 चेक कर लिया यार। ग्लाइकोजन स्टार्च ये चीज़ तो नोट में भी थी ना। चलो कि जो गाय का दूध उसमें लैक्टोज होता है। नहीं 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 ऐसे तो हमारे बॉडी में भी लैक्टोज बनता है ना। एनिमल नहीं शुगर, सॉरी मिल्क शुगर किसके आता है? लैक्टोज ही है। हाँ तो मैंने वही लैक्टोज अच्छा ये लैक्टोजन एक शायद एक हार्मोन केमिकल टाइप कुछ होता है, नहीं होता है दूध में सब पहुंचा है। दूध में बना है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच वन? कोई हाँ फिर पोस्चर ऑफ बॉडी इज रेगुलेटेड। ये नहीं। आपने कर लिया था? हाँ सर। ठीक है सही है। ये मेरे को भी नहीं पता कौन सी है। स्पाइन में ईयर, अरे हाँ ईयर में होती है। अच्छा हाँ 3 और होती है उसमें सबसे छोटी नहीं पता तो छोड़ के रही। ठीक है नेक्स्ट। ये तो आसान है। 23 हैं? गलत चला गया। मुझे आता है 80GU होता है। हाँ हाँ तो टी नहीं हुआ ना। 80GU है। एक सेकेंड। हाँ तो ATG होता है, टी नहीं हुआ। नहीं टी ACGU तुम्हारा ठीक है। चलो हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द थ्योरी ऑफ, ये ठीक है। हाँ ये सबका एक साथ स्टैनली नहीं था। प्रपोज द थ्योरी ऑफ ओरिजिनल लाइफ ऑन अर्थ। सर मैं तो मार्क लिख रही थी। मैं तो स्टैनली हम मिलर कर। हाँ मैं भी मिलर सोच रहा हूँ बट इसका आंसर क्या है? एमिनस हेडी हल्डेन। जिस हेल्डेन। ओके ओके द आइडिया वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय स्टैनली मिलर। अच्छा हेल्डेन का ये आइडिया था, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट स्टैनली मिलर ने कराया, वेरीफाई कर रहे थे। दोनों के साथ में आना चाहिए। हाँ चीटिंग। अरे नहीं पता है क्या है कि उससे पहले ना एक थ्योरी थी जो अभी भी कई सारे लोग करते हैं, इसको कहते हैं पेंसपर्मिया, कि लाइफ कहीं और से बाहर से आई है। अच्छा जो ह्यूमन के एलियन का डिसीजन हाँ कि मतलब ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से है। हाँ बट ये क्या है कि ये थ्योरी रिजेक्ट क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये थ्योरी कर क्या रही है,
प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है, प्रॉब्लम को किसी और के मत्थे मार दे रही है, बस इतना काम कर दे रही है। हमें नहीं पता बाहर कैसे होगा। ये वाला PYQ था 25 वाला। हाँ गट बैक्टीरिया हाँ 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 सही सही है। आगे चलते हैं। DNA बार कोडिंग कैन बी टूल टू, क्या क्या कर सकता है DNA बार कोडिंग? यहाँ पे डी दे रखा है, मैंने देखा नहीं वैसे है क्या सवाल। बार कोडिंग एसेस द एज ऑफ प्लांट एनिमल। एज को नहीं लगा था मुझे, 2 और 3 लगा था मुझे 1 and 2 लग रहा था। हाँ तो वही तो, ए क्यों होना चाहिए, 2 and 3 होना चाहिए। डेटिंग होती है ना सर? हाँ हाँ कार्बन डेटिंग होती है। जब हम रेडियो एक्टिविटी करेंगे ना तब कार्बन डेटिंग समझेंगे, क्योंकि एज तो कोई तरीका ही नहीं है ना। बार मतलब DNA तो वैसे ही रहता है। बार कोडिंग ऐसे कुछ कर देते हैं। हाँ हम बार कोडिंग क्या कर रहे हैं कि ये था ना कि जैसे हमारा हाँ जो जीन है, हम बीच बीच में मैंने बताया था ना कि हम पैलिंड्रोमिक रिपीट्स चेक कर रहे होते हैं। हम ज़्यादा ये काम कर सकते हैं कि एक स्पीशी का दूसरी से अलग है, इतना ही तो कर सकते हैं। या हम एक इंडिविजुअल को दूसरे से भी अलग बता सकते हैं। और बहुत ज़्यादा DNA बार कोडिंग ना फिंगरप्रिंट की तरह होती है, सबका अलग होता है। हाँ तो आइडेंटिफाई अनडिजायर, हाँ आइडेंटिफिकेशन कुछ भी कर सकता है, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते उसी बंदे का एज बता दें। हाँ 27वां क्या है? मैंने तो ऐसे ही कर दिया, सही है कोई मेरे को लगा DNA तो होता ही नहीं सिंगल स्ट्रैंड का, तो ऐसे ही करके रिलेट कर दिया था मैंने। सही है ना? सिंगल स्ट्रैंड का RNA का। हाँ मेरे को भी यही लग रहा है। एक सेकंड, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है। हाँ पहली वाली स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। मैंने देखी जो पहली वाली गलत है, सेकंड सही होगी, वो गलत कर दी। सेकंड वाली नहीं वो डेफिनेटली गलत है पहली वाली। मेरे को बस रेट्रोवायरस याद नहीं आ रहा कौन सा था। देखो सिंगल स्ट्रैंड तो वैसा होता ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये तो सोचना ही नहीं है ना। ये सीधे ही एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। इम्पॉसिबल है सिंगल स्ट्रैंड DNA का होना। DNA सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंड हो सकते हैं, RNA सिंगल स्ट्रैंड हो सकते हैं बस, इसलिए बस ये गलत है। सर लेकिन सिंगल स्ट्रैंड DNA होते हैं। आर यू श्योर? हैव सिंगल स्ट्रैंड, ओह ओके, एडेनो वायरस में है सिंगल स्ट्रैंड DNA। हाफ पार्ट ठीक है। एक सेकंड, एडेनो वायरस सिंगल स्ट्रैंड RNA नहीं, इसमें सोल्यूशन में गलत लिखा है। एडेनो वायरस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरस, ये इज इनकरेक्ट। अच्छा उन्होंने ये करा है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन में लिखा है एडेनो वायरस हैज डबल स्ट्रैंड DNA। हाँ तो वही अभी तक मैंने देखी नहीं है कि किस में। सिर्फ वायरस ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है बस। वायरस में सिंगल स्ट्रैंड DNA हो सकता है, ओके। और उसमें भी ये ऐसे कुछ लिखा नहीं है कि कौन सा वायरस। सिंगल स्ट्रैंड DNA नहीं, मैनी वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंड DNA, ठीक है। सब वायरसेस कुछ में होता है, बट नहीं, बट ये ऑब्वियसली रेयर होगा। वो वायरस है ना, हाँ वायरस है, उसमें कुछ भी वायरस अपने आप में वो अपने ही अलग। these viruses are commonly found in बैक्टीरियोफेज में क्या होगा, DNA RNA? नहीं, बैक्टीरियोफेज तो नॉर्मल वायरस ही हो गया ना, बैक्टीरिया को मारने वाला। और उसमें RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, नॉर्मल वायरस की तरह। अब वो हमें नहीं पता अंदर की कोडिंग कैसी है, बट कुछ ऐसी कोडिंग है कि वो बैक्टीरिया को मार रहा है बस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। 28वां, मैंने इतने तो आपने क्या कर दिया? अच्छा सोचो, वो हमने वो टेबल बनाई थी ना, बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक वगैरह वगैरह, दोनों होते हैं ना। मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। फंगाई भी हेट्रोट्रॉपिक हो गया, तो फिर यहाँ ऑटोट्रॉपिक कौन है, एनर्जी कौन बनाएगा? एलिगेन फंगाई, एक सेकेंड,
हमारे पास क्या है ऑप्शन, फंगाई, रूट, ब्लूग्रीन वाले रूट। हाँ तो ये रूट में वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हाँ ये आपका फिर भी एक्सप्लेनेबल है, आपका कैसे एक्सप्लेनेबल है? मुझे फंगाई आता है सर। एल्गे या फंगाई तो लाइकन होते हैं। हाँ लाइकन होते हैं ना, एल्गे फंगाई। हाँ इसने फंजाई मॉसेस लिखा है बाबा। चलो 29 with reference to agriculture in India, how genome sequencing often seen in use be used in immediate future? genome sequencing के क्या फ़ायदे हैं बताओ? सही है 1 2 3। ठीक है। हाँ क्यों, कौन सा लग रहा है आपको कि नहीं होना चाहिए इनमें से? सर वो क्या है, कैन भी लिखा होता तो मैंने सही कहा। हाँ कैन भी है। हाँ सीक्वेंसिंग का टाइम से क्या लेना था? टाइम से क्या है? 2 कैसे है क्या? सेकंड वाली क्या टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप? हाँ ऑब्वियसली हम जब जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेंगे तो हमें और बेटर समझ आ रहा है ना कि जीनोम का इफेक्ट फिनोटाइप पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है कुछ नहीं। हाँ वही मतलब एसेंशियली यही है फिलोसफिकली। तो वही लेगी ना डेवलप होने में। नहीं डेवलपमेंट में टाइम क्या है कि पहले हमें ये पता लगाना पड़ता है कि भाई ये जो जीनोटाइप है इसका असलियत में मतलब हमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसा दिख रहा है। अगर हमने सीक्वेंसिंग और बेटर कर दी तो हमें और जल्दी ये चीज़ें पता लगेंगी ना। बट इसमें बेटर का कहीं वो दे नहीं रखा ना कोई पर्टिकुलर टेक्निक जीनोम सीक्वेंसिंग की। नहीं बट टाइम से क्या लेना देना ये मैं समझ में नहीं आ रहा। हम जीन जल्दी आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो हमारा रिसर्च टाइम और शॉर्ट नहीं हो जाना चाहिए। आप समझ रहे हो? सिंपली आप सिर्फ इतना समझो, लाइक हम जल्दी से न्यू वैरायटी डेवलप कर रहे हैं। हाँ न्यू वैरायटी डेवलप कर पाएंगे, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग की पेस थोड़ी सी तेज़ हो गई ना उस सेंस में। और वैसे भी कैन की बात है, ज़रूरी नहीं है हर टाइप में हो पाए, कुछ केसेस में हो सकती है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है, इस सीन इन यूज़। अच्छा ये रिसेंट टाइम्स में शायद आया भी था, ये PYQ आई थिंक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने बताया था क्लास में पता नहीं। ट्रांसक्रिप्टोम वाला। अच्छा खैर क्या हो सकता है पहले देखो, रेंज ऑफ एंजाइम यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। फिर फुल रेंज ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ऑर्गेनिज्म, मैं श्योर नहीं हूँ क्या है इसका आंसर, बी। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। लाइकन तो कर ही दिया होगा। अच्छा लाइकन का देखकर आपको नहीं क्या नाम है, रवि, और लाइकन का देखकर नहीं समझ आया कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है? लाइकन भी गलत किया। अच्छा लाइकन भी गलत कर इन्होंने लिखा है फंजाई मॉसेस। मोसेस पर एल्गे एंड बैक्टीरिया। मोसेस भी एल्गे की तरह हैं? मोसेस में साइनोबैक्टीरिया से ये याद आ गया तो मैंने ये ओ आपने एल्गे एंड बैक्टीरिया कर दिया, ओके। किसने रिलेशन होता है ना साइनोबैक्टीरिया का भी। नहीं साइनो बैक्टीरिया अपने आप में एल्गे है, उसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं ना। मोसेस वाला क्यों गलत हो गया? मोसेस भी तो ऑटोट्रोपिक होता है। नहीं बट उसको लाइकन नहीं बोलते ना। हाँ लाइकन को पूछा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। वैसे मोसेस फंगाई के साथ आते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, पता नहीं। हाँ ये मतलब एक बार चेक कर लो कि मोसेस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लाइकन के इसके फंगाई के साथ आ सकते हैं कि नहीं। ओके तो इन्होंने कहा है 32वां सवाल, ये मेरे को पहली बार पता लगा कि हमें 27 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें से मेजर क्वांटिटीज़ में कौन से चाहिए होते हैं, ये जब हमने एग्रीकल्चर करा था तब डिस्कस करा था ना। ये तो बहुत इजी था क्योंकि मेरे को इन तीनों का ही नाम पता है। मुझे बिस्किट के पैकेट से पता चला। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 12th की बायोलॉजी की किताब में उन्होंने मोलिब्डेनम भी दिया है। हाँ दिया। हाँ। तो मेजर में नहीं है ना, हम माइनर में। हाँ मतलब बिस्किट चिप्स के पैकेट के पीछे लगा रहता है ना, सो ये सब क्या है ना कि मेरी डेफिशिएंसी इन सब की होती है ना। हाँ। मैं यही सोच रही थी। हाँ ये बेस्ट चॉइस थी इस सेंस में।
ठीक है, इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन। ये तो आसान है, क्यों? गलत चला इसमें से गया। रेटिना कैसे आ जाएगा? All आएगा। रेटिनल स्कैन क्यों नहीं आएगा? ऑल आएगा ना सर इसमें तो। रेटिना कैसे? वॉइस नहीं, रेटिना स्कैन, अरे आप आइरिस का तो आइरिस तो आगे से हो जाएगा। रेटिना कैसे होगा? आइरिस स्कैन एक कलरफुल पार्ट। सर मेरे को वॉइस का लगा, इसमें कैन पूछा है बट क्या रेटिना से? नहीं, रेटिना हम देख तो सकते हैं, देखो रेटिना देखना आसान है। अगर सर किसी को रेटिना पीछे ऊपर पड़ गया जैसे हाँ, नहीं कुछ भी हो तो उसमें क्या है, वो तो अंदर एक्वस ह्यूमर है ना, वो तो ट्रांसपेरेंट है। समझ जाते हैं कि कलर डिफरेंट पार्ट। हाँ। रेटिना तो काले पार्ट होगा ना उसमें। वॉइस का क्या है? कैसे? वॉइस का तो easy एक है। सेकंड। तो वही तो है भाई, इजी है जब तो इसमें कैसे है? Can be है, possible है। हाँ, मतलब सबकी वॉइस। Possible है। हमने कि actually नहीं भाई, ओ अच्छा, यहाँ पे जो सोल्यूशन में क्या लिखा है, दिस मेथड यूजेस यूनिक पैटर्न ऑफ ब्लड वेसल्स इन द रेटिना टू आइडेंटिफाई, क्योंकि पैटर्न हर एक का अलग है। ओके, ये नहीं करना। हाँ, मेरे को भी नहीं पता। देखो obvious लग रहे थे तीनों option। वाह, आधार कार्ड में आइरिस की इसका सही था। तभी तीनों सही थे। आधार कार्ड में इग्नोरेंस इज ब्यूटी सही कह रहे हैं। चलिए वॉइस वाला आइरिस कुछ है। वॉइस वाला यार सारी वॉइस मतलब आई थिंक पिच सबकी शायद अलग है इस वजह से। बट इसको कॉपी हो सकता है ना? हाँ, ये कॉपी, ऐसा तो फिर कुछ भी कॉपी हो सकता है। फिर तो आयरस की हम फोटो एग्जैक्टली सेम बना नहीं, कर। यूज करते नहीं है ना वॉइस वाले को ज़्यादातर। हाँ, यूज़ तो नहीं करते। अच्छा, एक बार सोल्यूशन में देखो क्या लिखा है कि टेक्निक्स पर्सनस यूनिक वॉइस पैटर्न इंक्लूडिंग पिच, टोन, रिदम वगैरह। आधार कार्ड में यूज करते हैं सर आइरिस। बट हाँ, पता है क्या कि क्योंकि देखो, जैसे वैसे मैं उस एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट है, वहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन के लिए एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट ने कह दिया वॉइस रिकॉग्नाइज हो गई और ये इसकी वॉइस है, तो वो मान ली जाती है ना। तो उस सेंस में इसको हम कह सकते हैं ये बायोमेट्रिक हो गया। किया जाता है सर। हाँ, प्रूफ कैसे किया जाता है एविडेंस में? पता है, रिकॉग्निशन एक्सपर्ट्स होते हैं, फॉरेंसिक्स। ह्यूमन एरर तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इसी काम के लिए तो होते हैं, पूरी डिग्री होती है उनकी, और किस लिए। वो भी तो मेरे ख्याल से कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे। हाँ, नहीं Wavelength ऐसे कुछ check- नहीं, ये आपको मैं वैसे बता दूँ, जैसे सिग्नेचर को चेक करने वाले वो एक्सपर्ट है, वो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो सिग्नेचर के एक्सपर्ट हैं सिंपली। चलो ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग टेक्निक्स क्रिएट ट्रांसजेनिक। हाँ जी, आधार में आइरिस स्कैन होता है, आइरिस स्कैन होता है उसमें, रेटिना कैसे? बट रेटिना को देखना इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो तो देखते ही हैं अक्सर। अभी आपकी आई चेक होगी, कभी कभी रेटिना को देखते हैं। उनके पास तो नहीं मशीन्स क्या, उनके पास तो हाँ, मतलब मशीन से भी हम देख सकते हैं, बट उनके पास वो होती है ना, वो कभी आपने देखा एकदम आँखों में घुस जाते हैं, ऊपर से नीचे से देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो वैसे भी देख लेते हैं, हाँ, उससे देखते हैं। अच्छा हाँ, हमारा क्या है, अच्छा हमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनानी है। कह रहे हैं कि बडिंग, ग्राफ्टिंग, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन स्लाइसिंग। तो जीन स्लाइसिंग से तो ऑब्वियसली ट्रांसजेनिक बन जाएगी। स्लाइसिंग नहीं, साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग है। अच्छा, जीन साइलेंसिंग भी ठीक है, क्योंकि मतलब हमने किसी जीन को पकड़ के बंद कर दिया, टर्मिनेट मत बोलो, मतलब क्या एक्सप्रेस नहीं हुआ, एक्सप्रेस ना होना। इससे क्यों नहीं एकदम बड़ी में ग्राफ्टिंग इनपुट से? अब ग्राफ्टिंग में खाली न्यूट्रिशन वहाँ से ले रहा होता है वो, जब हम ग्राफ्ट करते हैं, है ना, मतलब जो सेल है वो तो उसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ। Plants that had their DNA Modified, produce new बिल्कुल। genetic material. हाँ तो डीएनए से रिलेटेड है। हाँ, डीएनए से रिलेटेड है। इवेंटर में सेंटेंस ओके, किनके आज वो तो है। मुझे भी यही लगा। हाँ, तो मैंने कोई कान देखे भी नहीं तो। उस सांप को खाली रिदम पसंद आती है। लेकिन सर ये मेंढक के होते हैं क्या तोड़ के? हाँ हाँ, होते तो हैं। एनिमल्स के भी होते हैं?
हैं टर्टल्स के हॉल होते हैं ना यहाँ पीछे हाँ। साइड। अगर उनकी eardrum मैंने में कभी इसका मतलब ये थोड़ी वो वाइब्रेशन vibration देखा ही नहीं है, सोचो जो देखो हाँ वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूँ कुछ तो कुछ सेंसेशन होती होगी सांप तो अपने टंग से महसूस करता है ना स्मेल को। हाँ, हीट सेंसिंग से नहीं साउंड भी मतलब नहीं, वो तो rhythm से करता है ना। नहीं वो तो हाँ रिदम तो ठीक है मतलब कहना ये है कि वाइब्रेशन किसी तरीके से स्किन पे तो महसूस होती होगी हर चीज़ की ईयर नहीं होते Two watt आ रहा है? हैं ये जो लास्ट ऑप्शन है पता नहीं इनको जानना होता है 2 watt अरे हमने देख लिया भाई गाड़ी हाँ अरे दोबारा यार छोड़ो। चलो 36वां देखो कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट एडवर्टाइजेस दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट 1 and 3 1 and 3 ऐसे सिग्निफाई क्या हो रहा है कि द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट हाइड्रोजन ठीक है सर ये तो 1 and 2 ठीक है हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 37वां कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई हैं मैंने भी मीट ही करा है ADEK वेजिटेबल और सॉल्युबल fresh green leafy vegetables नहीं आया तो बहुत हाँ ये तो कहीं से भी नहीं आएगा दिमाग में green leafy होते हैं तो क्योंकि हम वैसे भी वो ADEK ऐसा करके सोचते हैं ना कि और वेजिटेबल में तो हम मानते ही नहीं कि कहाँ से आएगा एग में भी होता है मुझे लगा एग में भी होता है एग योग में तो योग में तो कोलेस्ट्रॉल एग में तो होता है ना विटामिन ए होता है ना। एग में विटामिन नहीं होता है प्रोटीन भी होता है चलो पैरासाइटिक यू रूट्स ऑफ कस्क्यूटा आर कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट हाँ डॉलर नहीं वो तो पिक्चर प्लांट डॉलर ग्रीन ग्रीन टाइप जो होता है कहाँ डॉलर लिखा है? अरे इसमें कॉमनली नोन एज डॉलर हाँ ओके हरे हरे कलर में पता नहीं आई थिंक इज चलो ठीक है ये भी सही है मेरे को नहीं लगता है इस टाइप के सवाल वैसे आने चाहिए हाँ हाँ तो क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मतलब किसी प्लांट के स्पेसिफिक रूट का नाम पता करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है सर जो न्यूज़ में होता है वो पूछ वो न्यूज़ में पूछ लेते हैं नहीं न्यूज़ में भी वैसा है कि मतलब हाँ जैसे कोई अगर बहुत ही जैसे रेयर स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट होने वाला तो उसके बारे में पूछेंगे ये नहीं कि उसका कोई पार्ट पूछ लें तो जैसे कि कोई स्पीशीज है उसके कोई स्कीम लॉन्च हुआ है उसका यूनिवर्सिटी पूरी हुई ना तब हाँ तब ये आते हैं तो एनवायरनमेंट में आएगा ना। हाँ नहीं वो साइंस एंड यूपीएससी कब बोल रहा है कि कौन सी दोनों चीज़ अलग है सर लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इस फैमिली के मेंबर बताओ नहीं ये पहले हैं पहले के हैं अब नहीं करते ये काम ये पहले पता है क्या यूपीएससी ऐसा था जैसे आज स्टेट पीसीएस है ठीक है अब कुछ टाइम 5 हाँ धीरे धीरे स्टैंडर्ड ठीक हुआ है अब 5-10 साल बाद ये होगा कि मतलब स्टेट पीसीएस भी यूपीएससी जैसे हो जाएंगे पर क्या आ जाएगा सर दोनों में हैं नहीं तो बेहतर है ना यूपीएससी का बनेगा एग्जाम प्रिपरेशन तो और बेटर हो जाएगा जेई एडवांस जेई एडवांस तो नहीं बनेगा नहीं अब ये बेहतर है ना कि हमसे किसी चीज़ की डेप्थ के बारे में पूछा जाता है ना कि वो पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में चलो 39 देखो ये तो आसान होना चाहिए था स्टेम सेल क्या होता है सर इसका 2 and 3 है और मैंने ओनली 3 2 and 3 और आपने ओनली 3 करा तो 2 में क्या प्रॉब्लम है सैमसंग यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स सर फर्स्ट में ना समझ नहीं आया फर्स्ट में सर ओनली आज में मैंने उसे काट दिया हाँ वो तो ठीक तो है मैंने सही किया ठीक है वो तो ओनली 3 आना चाहिए ना स्क्रीनिंग ओ अच्छा हाँ नहीं बहुत सही है ये मतलब अगर हम सही से पढ़े ना तो इसका इंट्यूशन आना चाहिए क्या कि हम ह्यूमंस के ऊपर ड्रग का ट्रायल कर रहे हैं इससे बेटर क्या कर रहे हैं स्टेम सेल पे ट्रायल करना है वो प्लूरीपोटेंट है तो कहने का मतलब है प्लूरीपोटेंट मतलब कुछ में भी तब्दील हो सकता है ना तो विच मीन्स हम हमारी वो ड्रग हमारी पूरी बॉडी में किस किस ऑर्गन पे क्या काम करेगा इससे बढ़िया एक स्टेम सेल हमें बता देगा क्योंकि प्लूरीपोटेंट है
वो हर हमारे सेल को मिमिक कर सकता है ना, है ना। तो देखो सोल्यूशन पढ़ो, ये मतलब ये बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है इसकी, एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से लिखी है इसकी, कि क्या लिखा है सेकंड में पढ़ो कि स्टेम सेल्स पर्टिकुलरली ह्यूमन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, याद है मैंने बताया था मल्टीपोटेंट प्लूरीपोटेंट, है ना। हाँ, तो प्लूरीपोटेंट कई सारे सेल में जो तब्दील हो सकता है, आर यूज्ड इन ड्रग डेवलपमेंट एंड स्क्रीनिंग। दे अलाउ रिसर्चर्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन सेल्स एंड टिश्यूज विदाउट नीडिंग टू रिलाई ओनली ऑन एनिमल मॉडल्स, है ना। तो हम मतलब ये है ना कि ह्यूमन ट्रायल से जाने से पहले हमें चेक करना है कि कहाँ, पहले से हमें ये जज करना है कि हमारी पूरी बॉडी में हमने कोई सेल डाला, सॉरी ड्रग लिया, एंटीबायोटिक मान लो लिया, वो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। नहीं नहीं, तो वही तो ये बोल रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके यूज़ कर सकते हैं, मतलब कर ही रहे होंगे, है ना। जो चीज़ करी जा सकती है वो हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, बीटी ब्रिंजल के बारे में बताइए। कैसे हो जाएगा? सर इसका बायोडाइवर्सिटी, हाँ, सम कंसर्न्स इन बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट जब पढ़ रहे थे देखा था हमने, है ना। क्या है बायोडाइवर्सिटी का कंसर्न बताओ। जो एक्सिस्टिंग वहाँ पे जो हाँ है ना स्पीशीज, या तो उसको एलिमिनेट कर सकता है या उनके सब वो कर सकता है कंप्लीट। टर्मिनेटर सीड थे, नहीं, इसमें टर्मिनेटर सीड नहीं थे, हैं क्या। हाँ, बीटी कॉटन में था। बट सर बीटी कॉटन में भी वैरायटी आ चुकी है ना। नहीं, एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी, देखो सुनो, जहाँ पे भी बीटी होता है ना, एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, क्या कि अभी तो हमें पता है पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, इन केस कोई पेस्ट सर्वाइव कर गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। तो जैसे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस हो सकता है, वैसे जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना। लेकिन सर ये फर्स्ट वाले ऑप्शन की वजह से क्यों उसमें होगा? फर्स्ट वाले ऑप्शन का क्या, क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम अ सॉइल फंगस। और बीटी उन्होंने इस तरह निकाला हुआ ना। तो इससे क्या बोलते हैं, ये कंसर्न कैसे हो जाएगा रेजिस्टेंस का? सब फंगस थे, सब बैक्टीरिया था ना। हाँ सर, इसमें लिखा है फ्रॉम अ सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। हाँ। इसीलिए इसको काटा ये है। फंगस कैसे है? सीरियस ऑरेंज से तो बीटी की वो है ना। हाँ बैक्टीरिया है ना, फंगस नहीं। या फंगस इसमें फंगस लिखा है। एक ही चीज होती है। क्या ये बैक्टीरियल थेरेंजियोजेनेसिस जो भी है, ये बैक्टीरियम अपने आप में किसी फंगस में तो नहीं होता। फंगाई की मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हेट्रोजेनेटिक मल्टीसेलुलर बट सेल वॉल। बैक्टीरिया से अलग है। हाँ, अरे वो चार्ट याद करो, दिमाग में जब भी आना चाहिए चार्ट आना चाहिए, कोई सवाल आएगा ही नहीं फिर। उसी से मिलके बने। एक सेकेंड, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या फंगाई से आ रहा है क्या। नेचुरली सर इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं फिर भी क्योंकि ये फंगाई से मेरे को दिख नहीं रहा है सच, मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई क्यों ये सोल्यूशन ऐसा लिखा है हमने। सॉल्यूशन में खुद बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियम तो ठीक है, बट बैक्टीरियम इटसेल्फ कैन, हाँ मतलब नहीं, जैसे फंगाई के अंदर मल्टी सेलुलर ना फंगाई, उसके अंदर बैक्टीरियम हो सकता है वो किसी तरीके से बैक्टीरियम को न्यूट्रिशन दे, वो फंगाई के साथ एग्जिस्टेंस में आ रहा हो, है ना। तो चलो इसको 40वां हमें ध्यान देना है कि किस तरह करेंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं 41, विच इज द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ ओपियम। मेरा ये सही है तुम्हारा? सी मेरा सही है सर। कैरेबिस के तो मैं कैसे नहीं, वो साइंटिफिक नेम नहीं है ना, साइंटिफिक नेम नहीं है ना, कैनबिस साइंटिफिक नेम है। हाँ, कैनबिस से प्राइमरी। अच्छा, मरीजवाना को मरिजुआना का नेम है। ओह लेकिन वो ओपियम से अलग हो जाती है मेरी। अफीम तो अलग होती है ना। कैसे? पता नहीं। मुझे क्या पता यार। अरे मुझे तो एक ही नाम है। पता है, मुझे यही नाम लग रहा था कि ये कोई ड्रग जैसा होगा, तो मैंने इस पे टिक किया। कैरेबिस सुना लगता है, न्यूज़ में रहता है। ये सल्फोनेफिल में अंतर होता है भाई। पता नहीं, सल्फोनेफिल में अंतर होता है। छोड़ो आगे चलते हैं। कार्बन मार्केट आर इकोनॉमिक मैकेनिज्म डिजाइन टू रिड्यूस जीएसजी। ट्रेडिंग कार्बन ट्रेडिंग। हाँ, ये हमने इन्वायरमेंट में करा था, वहाँ उसके नॉलेज से होगा। हाँ, पता है अभी जब आप वापस इन्वायरमेंट का करोगे ना, उल्टा वो सही होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि साइंस इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा लिंक्ड है, और एग्रीकल्चर भी, ये तीनों अच्छे से लिंक्ड है।
चलो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ FAO? FAO प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एलिमिनेट एंड हंगर से आ जाएगा। हाँ इसमें दोनों है ना नाम उसका, फूड एंड एग्रीकल्चर है ना, तो मैं दोनों ही काम हो रहा है। हाँ सही है, ये B सही है ना? B है ना इसका? डोपामिन कैसे होता है सर? मैंने तो D करा है। गलत। मैंने भी नहीं अच्छा डोपामिन हमने उस टेबल में भी नहीं डाला ना? नहीं। डोपामिन डालना चाहिए। इतने से पार्किंसंस में कैसे होता है? पार्किंसन मेरे को भी नहीं पता क्यों। डेफिशिएंसी पार्किंसंस में वो होता है ना कि कैसे भी गिरने केमिस्ट्री लगते वाला हैं, पार्किंसन हाँ? नहीं आता। कैसे भी गिरने लगते हैं, हाँ डोपामिन से related है। एलिमिनेट चलने लगते हैं। अच्छा तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि पार्किंसन डोपामिन से होता है ए न्यूरोट्रांसमीटर क्रूशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग स्मूथ एंड कंट्रोल्ड मसल मूवमेंट। ओके है ना? तो न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं, इस वजह से मसल मूवमेंट खराब हो जाती है। डोपामिन तो डोपामिन कंट्रोल फाइन हैप्पीनेस के लिए होता हार्मोन होता है ना। है, हैप्पीनेस के लिए होता है। ये कहाँ लिखा है डोपा? अच्छा वो आपके नेट में क्या लिखा है? कंट्रोल्स इसमें फाइन मूवमेंट। फाइन मूवमेंट। हाँ नहीं सोल्यूशन में भी लिखा है ना, इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर क्रूशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग स्मूथ एंड कंट्रोल्ड मसल फंक्शन। डोपामिन और एड्रेनलिन में क्या डिफरेंस है? एड्रेनलिन एड्रेनलिन तो सिर्फ आपका ये कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा है ना, मतलब कुछ मसल्स को तेज कर दे रहा है, कुछ को ढीला कर दे रहा है, हमारी हर्ट को तेज कर रहा है वो कुल मिला। डोपामिन सिर्फ एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो मसल पे काम कर रहा है, ये न्यूरॉन्स पे काम कर रहा है। मुझे हैप्पी है। नहीं हैप्पी हार्मोन है वो इस वजह से क्योंकि ये न्यूरॉन्स पे काम कर रहा है ना? हैप्पी हार्मोन की डेफिशिएंसी से मतलब हमारे नहीं ये एक नहीं सिंपली एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, खुश रहना चाहिए इससे बचना। है ना? वो मतलब दो काम कर रहा है एक साथ एक तरीके से, मतलब क्या है कि हमारे एक तो मसल्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, दूसरा फिर वो वन डे वन जीनोम। 1 day 1 जीनोम। इसका डी गलत कर दिया, इसका डी गलत है। 1 day 1 जीनोम हम ये हमने करा था ना शायद, हमारे नोट्स में है ये 1 day 1 जीनोम। आपने भेजा था ग्रुप में। वन डे वन जीनोम नहीं वो कुछ और भेजा था मैंने, ऐसे कुछ भेजा था बट वो ये नहीं था। 1 day 1 जीनोम क्या है? ये कैंपेन नहीं, इनिशिएटिव है। तो ठीक है शोकेस इंडियाज हमने वीडियो शोकेस इंडियाज माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। अच्छा नहीं हाँ याद है, यही भेजा था मैंने, याद आ गया। बिल्कुल वो और उसका जो कॉन्टेक्स्ट था ना वो यही था, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी दिखाना था। हाँ ये पता है क्या न्यूज़ में था, मैंने ना उनसे बोला था कि लास्ट के 6-7 सवाल करंट अफेयर्स से उठा के डालना पिछले 2 महीने के, है ना, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड आ रहा है, इसलिए ये वो वाले सवाल होंगे। एक जीनोम के बारे में बताइए। हाँ शायद ऐसे कुछ होगा। ये ना जो ये सब अच्छा जो करंट अफेयर वाली जो मैगजीन है आई थिंक उसमें होगा ये 1 day 1 जीनोम, है ना, तो उसमें देख लेना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैंक्रिया? ये तो ब्लड शुगर होगा ना, इंसुलिन। हाँ ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव पॉलिनेटर? सर ये मेरा इसका हनी पता नहीं बम्बल भी है। हनी भी हाँ मेरे को भी ऐसे लगता था। बटरफ्लाई मैंने बटरफ्लाई किया। हनी भी शायद ट्रॉपिकल, हनी भी ट्रॉपिकल में रहता है। मेरे को बस इतना ही पता है ये सारे पॉलिनेटर हैं। बैट भी मतलब खाता ही होगा, कुछ ना कुछ तो खाता ही है वो। हाँ फ्रूट्स खाता है वो, मतलब फ्लावर्स पे भी जा सकता है। बैट को खा लो चाइनीज। नहीं वो अलग बात है। इंडिया वॉज रिकॉग्नाइज बाय WHO। ये तो आसान होगा क्यों, है ना, ट्रैकोमा, है ना, ये तो हमने डिस्कस भी करा था। नहीं इसने ठीक करा है। एक गलती 2 बार से ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है तो क्या है ये सुयर सिंड्रोम? सर इसका डी सर मैंने तो A करा है। मैंने भी एक करा। मैंने भी एक करा। डी है ये है क्या, और ये ओलंपिक्स में न्यूज़ में क्यों था? सर क्योंकि सर बॉक्सिंग में ईरान से अर्जेंटीना की एक बॉक्सर थी। ओह हाँ तो वो शायद गोल्ड जीत गई थी, ऐसा कुछ था, है ना। डिस्क्वालीफाई हो गई ना? नहीं
कॉन्ट्रैक्ट में सर क्या हुआ? sorry. उसने ऐसा पंच दिया था दूसरी वाली में, हम्म। तो वो रोने लगी थी हाँ वो मतलब बीच मैच में ही और उसने मैच छोड़ दिया था। नॉकआउट फिर ये लगने लगा कि वो मैन है और वुमेन बन के खेल रही है। तो स्वेयर सिंड्रोम क्या है? रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल XY क्रोमोसोम, टिपिकली मेन क्रोमोसोम, डेवलप फीमेल फिजिकल ट्रेट्स। ओके, तो अब फिर इसको फीमेल बोलेंगे मेल बोलेंगे? क्या वो फीमेल क्रोमोसोम के हिसाब से वो मेल है, में खेल रहे थे। बट वैसे हमें मेल दिख रही है, वो फीमेल दिख रही है। सोचा है ना अब सर वो Chromosome तो disease। उनके जो रूल्स हो गए उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ पता नहीं उनके रूल्स क्या बोलते हैं, पता नहीं, जो भी है। मुझे तो सिलेक्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता। देखो करेंगे भी चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व्हाट डज द टर्म RNA इंटरफेरेंस रेफर टू? एक करा इसका सभी ठीक गया, और ठीक है मैंने। नो साइलेंस। ये क्यों करा? तो क्या मैं सही चला ठीक गया। सही मैंने है। तो यही लगा है। यही लगा। हाँ नहीं, पर ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की कि क्या है एग्जैक्टली, सॉल्यूशन पे जाओ। ये क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर RNA मॉलिक्यूल इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन बाय कॉजिंग द डिग्रेडेशन ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर RNA। ओके, Silencing mechanism is depending against parents. ठीक है, तो ये साइलेंस कर रहे हैं कुछ जीन को। अब वापस ऑप्शंस क्या हैं? साइलेंस एक्सप्रेशन, अच्छा सीधा ही है। RNA के साथ है, हाँ यंग्स मॉडल हो रहा है, ठीक है, सही है। मतलब ये है ना, आप क्या ऐसा हो पा रहा है कि 50% सवाल डायरेक्टली हों, अगले 20% इंट्यूशन से हो पाए? ये हमारा मेन एम होना चाहिए साइंस का। Indirectly है। पेपर तो लगा था कि Directly- 40 मार्क्स आ जाएंगे 100 में से, पर ये 25 उसके रहेंगे। आधे आधे उसका कोई नहीं, अभी हमारे पास है ना, अभी हमारे पास स्पेस है, डिफेंस है, स्कोरिंग है। 7-4 कवर कर लेंगे स्पेस में। सर आधे सही हो रहे हैं आधे। और उसमें गलत हो गए। मैंने लास्ट वाला भी क्लिक किया था, फिर मेरे को लगा नहीं होगा, मैंने हटा दिया, वही उसने फिर भी सेव कर लिया। चलो, कल हम कहाँ तक पहुँच गए थे? एनर्जी वगैरह कर लिया था, है ना? क्या बात कर रहे हो? अरे यार हाँ वही तो, ये कह रहा था सर जल्दी फ्री कर दे, मैं तो check आप तो अभी आई हो। मैं तो पता सर कश्मीरी गेट आई थी, मुझे लगा था कोचिंग चल रही। हाँ मेरी नानी कुछ बताई थी, मेरी नानी बोलती ऐ दीदी ऐसा कर तो अपनी कोचिंग की तरफ चली जा। इतनी गंदी बेइज्जती नानी जाओ। चलो ठीक है, तो हमने कल वर्क और एनर्जी कर लिया था, ठीक है। अब हम कर रहे हैं पीरियोडिक मोशन। यस, हाँ नहीं, पावर तो क्या था, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क, बस उतना काफ़ी है। हाँ हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह। पीरियोडिक मोशन हम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ऑसिलेशन, वाइब्रेशंस, वेव्स। चलो, पीरियोडिक मोशन शब्द क्या कह रहा है? पीरियोडिक क्या है? एक टाइम के हाँ, एक पीरियड के बाद वो फिर से, पीरियड मीन्स टाइम है ना, हाँ, एक फिक्स टाइम में वो वापस रिपीट हो। कोई पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल? ऑब्वियसली, ठीक है। और कोई एग्जांपल? रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। तो क्या हम, हाँ ये रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन सिर्फ ये नहीं है कि उसी पाथ को ट्रेवर्स कर रहा हो बार बार, ये भी तो हो सकता है एक पीरियड के बाद इस तरीके से भी ट्रेवर्स कर रहा हो बार बार, ये भी तो पीरियोडिक हो गया। पीरियोडिक और ऑसिलेशन में फिर क्या अंतर है? ऑसिलेशन में सेम एक मीन पोजीशन होती है जहाँ से वो होकर जा रहा है। हाँ हाँ, टू एंड फ्रो होता है जब टू एंड फ्रो मोशन हो, ठीक है। एक मीन पोजीशन की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पे की तरफ, जिस तरफ बार बार फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से वो आ रहा है, आईसीएससी में होता होगा, ठीक है। जैसे कि होता है। जो ये कुछ कह रहा है, गोली मारी मरेगा तो ठीक है। ऑसिलेशंस में क्या होता है, एक मीन पोजीशन होती है जहाँ पे बार बार फोर्स लग रहा है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इससे उस साइड ले जाओगे
तो इस साइड का फोर्स लगेगा, इस साइड ले जाओगे तो उस साइड का फोर्स लगेगा। मेन पोजीशन की तरफ टेंडेंसी वाला फोर्स लग रहा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन में क्या अंतर है? सारे ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन है ना। तो क्या है कि जैसे यहाँ इसका एक एग्जांपल दे दें कि एक बॉक्स है और यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ पे हमने ऐसे स्प्रिंग के साथ यूँ कर रखा है अटैच। अब इसको उधर करेंगे तो भी अंदर की साइड आना चाहेगा, कंप्रेस करेंगे तो भी उधर आना चाहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन में क्या अंतर है? कंप्रेशन और वो आता है। इसमें भी हो रहा है, वाइब्रेशन का सिंपल, कोई अंतर नहीं है। एनसीईआरटी खुद कह रहा है कोई अंतर नहीं है, जब ज़्यादा हो जाती है उसको वाइब्रेशन बोल देते हैं हम। फ्रीक्वेंसी का अंतर होगा। फ्रीक्वेंसी का अंतर है बस, ठीक है ना, और कोई अंतर नहीं है। कितनी फ्रीक्वेंट वो काम हो रहा है। अगर मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, जैसे हम ये नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं, हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर। क्यों? मिलियंस ऑफ टाइम इन अ सेकंड कर सकते हैं वो काम, है ना, इसलिए। तो वाइब्रेशन ऑसिलेशन में सिर्फ टाइम पीरियड का अंतर है और कोई नहीं है। क्या इसकी डेफिनेशंस लिखना चाहेंगे हम? तो लिख लो। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेशन ये नहीं, ये पीरियोडिक मोशन हो गया। बट अब ये मैं वैसे आपको समझा देता हूँ कि जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं और इसको पढ़ रहे होते हैं कोई अंतर नहीं है। आप समझ रहे? मतलब एक ना ऐसे कोई यहाँ पे तार वार है क्या कोई? ओह नाइस, इससे कर देते हैं कि अगर कोई ऐसा है ना, ये जो इसको हम कह देंगे ऑसिलेशन, ठीक है, और इसी को ही थोड़ा सा यूँ कर दें, ठीक है। जब हम इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं ना, ये वाला मोशन गोल वाला और ये सिंपल वाला मोशन, दोनों में कोई अंतर नहीं है हमारे लिए। मतलब इक्वेशंस एक्चुअली एक तरीके से चलती हैं, बट इस एक को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, एक को बोलेंगे ऑसिलेशन। क्यों? क्योंकि एक मीन पोजीशन से होकर जा रहा है बस, ठीक है। वाला जो है एक तो बीच में जाने की कोशिश करेगा, कोशिश कर रहा है बट वहाँ से जा नहीं रहा है, एक मीन पोजीशन से होकर जा रहा है। वो गोल घूमेगा, एग्जैक्टली, इसलिए एग्जैक्टली सेम इक्वेशन होती हैं। ठीक है, तो हाँ, पीरियोडिक मोशन लिखो। एनी मोशन that repeats itself at regular intervals. Any motion that repeats itself at regular interval. Repeats itself at regular interval. ठीक है, जनरली हम करते हैं पीरियोडिक मोशन में एक टाइम पीरियड टी लेते हैं। टी क्या होता है कि टाइम इन विच, टाइम पीरियड लिखो, हर पीरियोडिक मोशन का एक टाइम पीरियड होता है, पीरियड इन विच द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, फिर इसी हर पीरियोडिक मोशन में हम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई सन है, सन के इधर, इसका भी हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से ये वो कर रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ टाइम ऑफ मोशन रिपीट्स इन ए सिंगल सेकेंड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी लिखो, नंबर ऑफ टाइम्स the periodic motion occurs in a second. जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म, क्योंकि प्लैनेट जो है जब पास जाती है सन के जाती है, हाँ स्लो हो जाती है। हाँ, तो लेकिन हम क्या है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन को ही हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं, अपने आप में अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं कि भाई ये सन ले लिया, ये अर्थ ले लिया, अब ये इसी ऑर्बिट में चलता रहेगा, बट हमेशा नहीं। क्यों? क्योंकि जुपिटर की, सैटर्न, वो कहाँ, उनकी पोजीशन क्या है, उससे भी ये इम्पैक्ट कर रहा है। कोई और चीज़ इस पर अगर टकरा गई, उससे भी इम्पैक्ट कर रहा है ना। लेकिन हम मतलब अज्यूम करेंगे यूनिफॉर्म यहाँ, ठीक है। जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है।
है ना, या फिर F इज इक्वल टू 1/t, है ना, इसको इधर लेकर टाइमिंग फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। है, हाँ निकाल सकते हैं। सेकंड को सीजन की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट करते हैं। हाँ, सेकंड का डेफिनेशन सीजन की फ्रीक्वेंसी से आता है। ओके, आप उस सेंस में बोल रहे हो, ठीक है। तो ये एक रिलेशन लिख लो बस। फिर नेक्स्ट लिखो ऑसिलेशंस। A special kind of periodic motion in which an object passes through an equilibrium position periodically. Passes through an equilibrium position periodically, कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है और उस पर बार बार पास कर रही है ना, periodically tracing the same path to and fro, tracing the same path to and fro, हाँ, tracing the same path to and fro, to and fro, to and fro, FRO, to and fro। मतलब अदरवाइज तो वो जो बाकी की डेफिनेशन है वो ये भी हो सकती है ना, कि वो सेम पाथ इस तरह भी कर सकती है, वो बात अलग है, बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन कोई नहीं आ रही, ठीक। हाँ, पीरियोडिक मोशन में आई है, कॉमेट्स सब पीरियोडिक मोशन में आई है ना। पीरियड उनका भी एक पीरियड है ना, कि इतने साल बाद हेलिस कॉमेट आती है, जितनी भी है। चलो फिर वाइब्रेशंस क्या हैं, वाइब्रेशंस लिखो। When frequency is small, sorry, frequency is high. When frequency is high. When frequency is high, it is oscillation is known as vibration. The oscillation is known as vibration. Known भी क्या है? We call it a vibration actually. ठीक है। इसमें एक और मोशन आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेशंस की ही सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हारमोनी में कोई चीज़ चल रही है, हाँ एक्चुअली ये आया कहाँ से है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कि हाँ हारमोनियम में भी होता है कि जैसे ये स्ट्रिंग है ना, इसको हमने यूँ वाइब्रेट करा और वो इसके ये एक अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, हाँ कि ये उतना ही उतना वाइब्रेट करेगी, एग्जैक्टली ठीक है। तो पंडित रविशंकर चलो, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखो कि इट अराइजेज व्हेन द फोर्स ऑन द ऑसिलेशन बॉडी is directly proportional to the displacement from the mean position. From the mean position. हाँ कहाँ पर रुके? To the displacement from the mean position. Displacement from the mean position. मतलब आप जितना ज़्यादा डिस्प्लेस कर जाओ उतना फोर्स बढ़ जाए, है ना। हमने इस स्ट्रिंग को जितना नीचे खींचा, ठीक है, और ज़्यादा फोर्स वापस वहाँ लाने की कोशिश कर रहा है, और एकदम यहीं पर है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, ज़ीरो फोर्स है, ठीक है। जितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उतने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाए,
उतना ज़्यादा, ठीक है, कि मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्स को मान लो हमने डिस्प्लेसमेंट कह दिया, उसमें हैमर स्ट्रिक करता है, हाँ, मतलब उसमें भी वाइब्रेशन होती है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप की होती है, सही बात है। हाँ, गिटार में भी ऐसे होता है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहा है कि सिंपली डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी दो तीन चीज़ें हैं, क्या कि जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, और मेन पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ हो रही है, मेन पोजीशन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, जितना आप दूर ले जाओगे उतना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कह रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ समझनी है। हमने एक चीज़ तो समझ ली, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स सबसे ज़्यादा कब लगता है ऑब्जेक्ट पे, मेन पोजीशन से दूर जितना दूर हो, ठीक है। और सेंटर पे कितना फोर्स लगता है, ज़ीरो। अब बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। पोटेंशियल एनर्जी हम किसको कहते हैं, स्टोर्ड एनर्जी को, खींचने के बाद जो हाँ। हमने क्या डेफिनेशन लिखवाई थी पोटेंशियल एनर्जी की, देखो जरा, ड्यू टू वर्क डन ओवर इट, बाय वर्च्यू ऑफ वर्क डन ओवर इट, है ना। हाउ मच वर्क वी हैव डन इफ वी हैव कंप्रेस्ड दिस ऑब्जेक्ट, इफ वी हैव कंप्रेस्ड दिस स्प्रिंग, है ना। तो मतलब हमने जो भी करा, अब इसको डिस्प्लेस कर दिया हमने, फोर्स भी लगाई और कुछ डिस्प्लेस भी कर दिया, मतलब एनर्जी हमने कुछ डाल दी। मतलब अगर ये अपनी मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है, अपनी मेन पोजीशन से यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, सारी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल, राइट। तो जो अपनी एक्सट्रीम पॉइंट पे ये, और ये करेगा क्या कि ये सेंटर पे आने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट, राइट। ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, इन दोनों पोजीशन के बीच में वाइब्रेट करेगा, है ना। जब हमने इसको इतना कंप्रेस कर दिया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी एनर्जी क्या होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब इसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अपनी स्पीड गेन करेगा, सेंटर पे सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, ठीक है। फिर स्पीड कम होती चली जाएगी, क्यों, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जैसे ही मेन पोजीशन से आगे चला जाएगा, फोर्स उल्टी डायरेक्शन में पड़ रही है। और फोर्स क्या करती है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो मोशन चेंज होगा। अब उसकी स्पीड चेंज होगी, किस डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में, स्पीड कम होती चली जाएगी, है ना। मेन पोजीशन से हम आगे जाएंगे तो स्प्रिंग हमें पीछे की तरफ खींच रही है, स्पीड कम होती चली जाएगी। तो सेंटर पे क्या, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बिकॉज नो एनर्जी इज स्टोर्ड बाय वर्च्यू ऑफ वर्क डन ओवर इट, क्योंकि वो उसकी मेन पोजीशन थी, यहाँ तो रह नहीं चाह रहा था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन क्योंकि उसने स्पीड ले रखी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, बीच में। सारी एनर्जी कहाँ होगी, v² सबसे ज़्यादा कब होगा, जब v सबसे ज़्यादा होगा। v सबसे ज़्यादा कहाँ है, एकदम सेंटर पे। सारी एनर्जी काइनेटिक है, ठीक है। फिर जब, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है अभी मोशन यहाँ का मिला हुआ है ना, वो जितना स्ट्रेच हो जाएगा वहाँ तक जाएगा। अब वहाँ क्या है, अब फिर से सारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और फिर वो वापस आएगा। तो होगा क्या कि ये ऑसिलेशंस किस बीच में चल रही हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक बन जाती है, फिर वो वापस पोटेंशियल बन जाती है, वो फिर काइनेटिक बन जाती है, फिर पोटेंशियल बन जाती है, और ऐसे चल रहा है ना। बट हमने एक बार इसको देकर जो छोड़ दी एनर्जी, वो इसके अकाउंट में चली गई, ठीक है। पहले करंट से सेविंग में चली जाती है, सेविंग से करंट में, इतना ही हो रहा है बस, लेकिन रहेगी उसके पास, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या हम लिखना चाहेंगे, या समझ आ गया, इतना काफ़ी है, चल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब हम आते हैं साउंड पे। अब इन सब का कुछ एप्लीकेशन पार्ट करते हैं। साउंड, ठीक है। ये जो हमने करा ना, ये करा है वाइब्रेशन, ये अभी वेव नहीं करी हमने, ठीक है। वाइब्रेशन अलग चीज़ है, वेव अलग चीज़ है, और साउंड एक वेव है। तो एक्चुअली पहले का हमें लिखना चाहिए एक वेव, या चलो साउंड वेव लिख देते हैं। ये जितनी भी हमने वाइब्रेशन करी ये अपनी जगह पे ही चल रही हैं, बट साउंड इज अ वेव। व्हाट इज अ वेव, वेव इज समथिंग दैट प्रोपगेट्स, है ना, वो चल रही है। ये क्या है कि हमने स्ट्रिंग को अगर यूँ कर दिया
ठीक है, तो ये कुछ कहीं हिल कर नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा इसका, ठीक है। वेव क्या हो गया, कोई ऐसी पल्स जो कि प्रोपगेट होकर कहीं और पहुंच रही हो, है ना। तो वेव अलग चीज़ है, साउंड क्या है, एक वेव है, क्यों, क्योंकि ये प्रोपगेट होकर कहीं जा रही है, ठीक है। तो वेव क्या है, लिखो, वेव इज इनफैक्ट वाइब्रेशन इज ऑल्सो एन एनर्जी। नहीं, अब दोनों टाइप की हो सकती हैं, नहीं साउंड वेव पूछ रहा हूँ, मतलब क्या, साउंड वेव के बारे में पूछ रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेव नहीं अच्छा नहीं, वो लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स नहीं है, ठीक है। वो वेव हम देखेंगे, साउंड की नहीं, हम साउंड वेव की नहीं, हम पहले वेव की लिखेंगे। एक सेकेंड, कहाँ गई हमारी वेव की डेफिनेशन। हाँ लिखो, disturbances in the form of energy that propagate without any actual physical transfer of matter। हाँ, ये सिर्फ एक एनर्जी है, एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मैटर मतलब मैटर कहीं नहीं जा रहा, क्या, हाँ नहीं, हाँ यही है, एग्जैक्टली सही बात है। फोटोन हो गया, सब्सटेंस हो गया, फिर वहाँ तो फिजिकल ट्रांसफर किसी चीज़ का हो रहा है, ठीक है। और या फिर उसको वेव मान लो, हो सकता है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा खाली। फिर आइंस्टाइन ने फिर कहा कि ये फालतू की डेफिनेशन, वो डिबेट में पढ़ रहे हो तुम, क्या है, E = m², मास ही एनर्जी ही मास है, हाँ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इस डिबेट में मत पढ़ो, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ज़्यादा एसेंशियल क्या है कि जब भी कोई चीज़ मतलब वेव जा रही है, कुछ फिजिकल जा ही नहीं रहा, है ना। हमने यूँ मतलब हमारी, मान लो हमने एक ड्रम है, इस टाइप का कोई ड्रम है, और ये मेम्ब्रेन है उसकी, और इसको स्ट्राइक करा। अब इस स्ट्राइक की वजह से वाइब्रेशन से महसूस हुई, ठीक है। गया क्या पार्टिकल, इसने पार्टिकल को पुश करा, क्या ये पार्टिकल पुश होकर किसी के कानों तक गए जिसकी वजह से हमें सुनाई दिया, नहीं हुआ। क्या, इसने सिर्फ अपने इमीडिएट पार्टिकल्स को पुश करा, उन्होंने अपने नेक्स्ट इमीडिएट पार्टिकल को पुश करा, एक डिस्टर्बेंस गई, एक एनर्जी गई, है ना। सुनामी वेव आई, उसने क्या करा कि डिस्प्लेस कर दिया ओशन फ्लोर को। उससे हुआ क्या कि जो पानी है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, ये एनर्जी की तरह यूँ फैलती हुई चली गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाला पानी वहाँ से उठकर कहीं गया, मीडियम चाहिए। कौन सी, इनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। कुछ वेव्स को नहीं चाहिए होती है मीडियम, जैसे लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया वेव्स। अब वेव्स में भी हमारे पास वही चीज़ है, क्या, एक तो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है, एम्पलीट्यूड हो गया। नहीं, एम्पलीट्यूड के साथ साथ हमें वेवलेंथ भी चाहिए होती है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। क्या, यहाँ टाइम पीरियड तो चलो ठीक है, यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ प्रोपेगेटिंग, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द वेव इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। कि साउंड अगर वेव है वो किस स्पीड से जा रही है, लाइट अगर वेव हो किस स्पीड से जा रही है। क्यों, जिस स्पीड से जा रही है जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी उससे उसका लॉन्गिट्यूड बनेगा, मतलब ये वेवलेंथ बनेगा, ठीक है। तो लिखो कि वेलोसिटी या कैरेक्टरिस्टिक और वेव बड़ी उसमें डालो, उसके नीचे लिखना है, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं वेव के,
हर वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो एक हो गया वेलोसिटी, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, डेफिनेशन वगैरह ऑब्वियसली वेलोसिटी वही है जो होता है ना, कि एनर्जी का वेव फ्रंट एक, मतलब इस तरह मानो कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, ठीक है, और ये एक वेव फ्रंट है और कितनी तेज़ी से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है ना, वेव फ्रंट की हो गई वो वेलोसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स in a second। कि देखो ऐसे होता है कि एक ना, अपने पास यहाँ कोई लंबी तार नहीं होगी ना, मैंने सोचा था बट ये नहीं है। एक क्या होता है कि जैसे वो जिस तार पे हम वो कपड़े टांगते हैं ना, अगर आपकी छत बड़ी है तो ये आप आसानी से कर पाओगे। नहीं, यूँ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, यूँ बस यूँ प्लग करना है उंगली से, ठीक है। और प्लग करते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो वो तार है ना उसके यूँ आपके ये आँखों के पास से जा रही हो, है ना। अब यूँ जाकर साइड में खड़े हो जाओ, यूँ प्लग करना। जब आप प्लग करोगे वो डिस्टर्बेंस यूँ ट्रैवल करती है और फिर ट्रैवल करके वापस आती है, फिर ट्रैवल करती है, 2-3 बार करके वो डेड हो जाती है, ठीक है। कभी ट्राई करना जाके, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हम किस चीज़ को, हम क्रेस्ट और ट्रफ किस चीज़ को बोल रहे हैं, क्या कि हमने ये जो प्लग करा तो एक इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और वो चली गई। सर पहले वो होता था ना, 2 ग्लास को बांध देते थे और धागा डाल देते थे बीच में। हाँ, ये वैसे ही कुछ नहीं, मतलब वो हम उससे और बेसिक कुछ कर रहे हैं। वो क्या है कि हम अगर बात कर रहे हैं उसमें तो कई सारे वेव्स जा रहे हैं बात करते समय, मैं कह रहा हूँ उस वेव को तोड़ देते हैं और उसमें से एक पल्स अलग कर देते हैं, उस पल्स को समझते हैं पहले, है ना। पल्स कैसे बनाई हमने एक स्ट्रिंग बांधी, उसमें यूँ प्लग करा, ठीक है, तो एक पल्स बन गई और ये पल्स ट्रैवल करेगी, ठीक है। और जब हम ये कई बार करेंगे यूँ करके, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक वेव बन जाएगी ऐसे करके, वो जा रही होगी, ठीक है। जब ये वेव जा रही है इसमें मतलब एक टू मोशन है, एक फ्रो मोशन है, एक टू मोशन है, एक फ्रो मोशन है, ठीक है। एक को हम क्रेस्ट बोल देंगे, एक को ट्रफ बोल देंगे, किसको क्या बोलना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस हमें क्या करना है, क्यों क्रेस्ट एंड ट्रफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम वेव लेंथ नापनी होगी या तो 2 क्रेस्ट को देख लेंगे या 2 ट्रफ को देख लेंगे, एक वेव कंप्लीट हो गई, ठीक है। बस इसलिए हम देख रहे हैं क्रेस्ट और ट्रफ कि एक वेव कंप्लीट हो जाए, बस, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखवा रहे थे हम क्रेस्ट एंड ट्रफ का, कुछ लिखवा रहे थे ना। फ्रीक्वेंसी क्या है कि अब, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट हमें मिल गए 1 सेकंड के अंदर, या कितने नंबर ऑफ ट्रफ मिल गए, या इनफैक्ट अब मीन पोजीशन कितनी बार मिल रही है हमें, जितने नंबर ऑफ क्रेस्ट मिल रहे हैं उसके दुगनी बार, दिख रहा है ना। तो मीन पोजीशन से भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन फिर उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब लिखो एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस या और डेविएशन, डिस्टर्बेंस ऑफ और डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब पल्स दी तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कितनी मिल रही है, इस चीज़ को बोलेंगे, है ना, ये मैक्सिमम डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, कि मैक्सिमम कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, ठीक है, सिस्टम में, है कि मतलब किसी में भी, दोनों में बराबर होती है एकदम। अगर मतलब वाकई में अगर आपने वो मतलब कोई और चीज़ बीच में प्ले नहीं कर रही है रोल, तो दोनों में बराबर होगी, ठीक है। फिर लिखो स्पीड, स्पीड तो हमने लिख लिया ना, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी, हाँ, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, बस और कुछ नहीं चीज़ है। तो टाइम पीरियड हो गया, ये हो गया। अब वेवलेंथ हम निकालेंगे, ठीक है। वेवलेंथ लिखो
कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ, और ट्रफ, टू ट्रफ्स। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ऐसा कुछ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ है, ठीक है। ये किसी स्पीड से डिस्टरबेंस जा रही है, ठीक है। स्पीड से डिस्टरबेंस के जाने का मतलब क्या है कि अभी ये वेवलेंथ यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद ऐसा क्या होगा कि ये जो वेव है वो इस तरीके से पहुँच चुकी होगी। उसके कुछ टाइम बाद एक अलग रंग ले लेते हैं, उसके कुछ टाइम बाद इस तरीके से हो गई होगी, है ना। फिर उसके कुछ टाइम बाद इस तरीके से हो गई होगी, इसी तरीके से हो रहा है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि पूरी वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है। पूरा ये जो शेप है ना, इसको क्या मतलब लिटरल एस है ना, ये जो शेप है एस टाइप की शेप, ये आगे बढ़ रही है। पहले यहाँ थी, फिर आगे पहुँच गई। तो क्रस्ट क्या है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है। इस स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं, ये स्पीड है या वेलोसिटी ऑफ द वेव है, ठीक है। अब ये तो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ द वेव। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड की कितनी है वेलोसिटी, कुछ आइडिया? वो तो सब अलग-अलग। मान लो एयर में 330 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 330 मीटर से होती है। इस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो आप ये पता लगाने के लिए बादल कितनी दूर है अगर थंडरस्टॉर्म आ रही है। कैसे पता लगाओगे? थंडरस्टॉर्म आई मतलब एक थंडर आया, आप कैसे पता लगाओगे? फिर उसके बाद आवाज आती है, फिर लाइट मतलब लाइट दिखती है, फिर उसके हाँ। बाद आवाज आती है। हाँ। तो उससे कुछ करता है ना शायद। हाँ, तो लाइट कितनी तेज़ आती है? टाइम बाद वापस बहुत इमीडिएटली आती है, ठीक है। तो लाइट आई इमीडिएटली, जैसे आपको लाइट दिखाई दी उसके बाद सेकंड साउंड करना करो, 1 2 3, कितनी देर बाद आपको साउंड सुनाई दी? मान लो 8 सेकंड बाद सुनाई दी, तो बादल कितनी दूर है आपसे? 8 किलोमीटर 330 मीटर पर सेकेंड इंटू 8, ठीक है। 330 इंटू 8 करोगे कितना आएगा? 2400 कुछ आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। 2.5 किलोमीटर दूर है आपसे बादल, आसान है कैलकुलेट करना, है ना। तो खैर एनीवे, अब एक चीज़ और क्या कि यहाँ पे ना हमें एक रिलेशनशिप लिखना है, ठीक है। पहले लिखो फॉर्मूला, उसके बाद इसको डेराइव करते हैं कैसे आ रहा है ये। डेराइव क्या समझेंगे इसको, ठीक है। क्या कि अच्छा हाँ, एक ना स्पीड का पहले तो ये फॉर्मूला लिखो कि स्पीड इज इक्वल टू, अच्छा वेवलेंथ कहाँ है कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक, है ना, इतना है वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल ये एक वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, ठीक है। एक ब्रैकेट में डाल लो लैम्बडा, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय दिस न्यू, ठीक है। और वेलोसिटी तो v से हो ही रहा है, और t जैसे पहले हम कर रहे थे टाइम पीरियड से वैसे हो रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ए, कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड में कैपिटल ए लिख लो, ठीक है। जो वेलोसिटी है वेव की वो है लैम्बडा बाय टाइम। वेलोसिटी इज लैम्बडा वेवलेंथ बाय टाइम। वेलोसिटी ये इस वेव की, वेव कितनी तेजी से जा रही है, वेवलेंथ बाय टाइम। हाँ, वेवलेंथ बाय टाइम। क्या आप ये सोच सकते हो क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों होगा? एक सेकंड में कितनी वेव्स बनती है? डिस्टेंस पर टाइम। हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि एक जब पूरा मोशन कंप्लीट हुआ वेव का, तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया था? एक पूरा ट्रक एक पूरा ये डिस्टेंस कवर हुआ,
है ना। ऑब्वियसली वेव जब पूरी एक बार गई, मतलब एक डिस्टेंस कवर हुआ, एक मोशन उसने कंप्लीट कर लिया, तो ऑब्वियसली एक वेवलेंथ कवर हो गई ना, एक वेवलेंथ कर्व, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें मिल गई, ठीक है। इतने को कवर करने के लिए इसने टाइम कितना लिया, एक पीरियड जितना टी जो था, है ना। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लिया, ऑब्वियसली इतना ही लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक हमारा प्राइमरी रिलेशनशिप है, क्या, वेलोसिटी इज लैम्बडा बाय टाइम, ठीक है। अब एक और रिलेशनशिप हमने यहाँ पर देखा था, शायद देखा था कि नहीं देखा था, कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप ये होता है कि फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसको फ्रीक्वेंसी को म्यू भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया न्यू, ठीक है, या तो न्यू या फिर एफ फ्रीक्वेंसी, कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा ये क्यों है, ये रिलेशनशिप क्यों आएगा, इसका इंट्यूशन आ रहा है, क्या बताओ कैसे ये रिलेशनशिप क्यों स्टैंड कर रहा है। एक सेकंड में कितने ट्रफ, हाँ, एक सेकंड में कितने ट्रफ वगैरह हो रहे हैं, और ये क्या है, लेकिन टी टाइम पीरियड क्या है कि एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लग रहा है ना। इसका एक रिलेशनशिप आ रहा है कि क्या, कि ये ऑलमोस्ट यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड आप समझते हैं क्या, कि एक काम को करने में 4 दिन लगे, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4, ठीक है, वो यूनिटरी मेथड लग रहा है, समझ रहा है। इसलिए ये रिलेशनशिप स्टैंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, म्यू इज इक्वल टू 1/t। इसको हम यहाँ लगा देते हैं, ये 1/t ले लो, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, हर जगह काम आएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेव पता नहीं आज नहीं कर पाएंगे, टाइप ऑफ वेव जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ते हैं उसमें भी होता है कि लैम्बडा टाइम्स न्यू इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें लिख लो। ठीक है, अब करते हैं साउंड। साउंड में भी सारी चीज़ें यही चल रही हैं। ठीक है, साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या, कि इट्स स्पीड वेरीज विद डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। इट्स स्पीड वेरीज विद द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। एयर के अंदर कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 330 मीटर चल लेती है साउंड, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इन स्टील इज़ अराउंड 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 5000 मीटर पर सेकेंड, इन स्टील 5000 मीटर पर सेकेंड। जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है उसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम, वैसे तो पता है क्या, पहले बताना ये चाहिए कि साउंड है क्या, कैसे चल रही है, फिर मैं स्पीड पे आऊँ। मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को, ठीक है। आप कि हम थोड़ा सा समझेंगे साउंड है क्या। साउंड है क्या मतलब, आप ये देख रहे हैं कि जितना डेंस मीडियम होता जा रहा है, इनफैक्ट हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ पे साउंड को मेजर कर रहे हैं। जब हम और ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे ना, हमने एक्सपेरिमेंट करा है कि हमें पता लगता है कि साउंड और तेज़ चल रही है। जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर कहीं चले जाते हैं, स्पीड कम होना शुरू हो जाती है साउंड की। हाँ, तो मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कुछ खेल चल रहा है ना। हम वही उसी का इंट्यूशन लेना चाह रहे हैं, क्या, कि साउंड चल कैसे रही है। साउंड इस तरीके से चल रही है, ये जो चीज़ है ना, इसको ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, अब हम साउंड बनाते हैं। साउंड इस तरीके से चल रही है। अब साउंड कर क्या रही है कि ये मेम्ब्रेन है, इसको हमने करा वाइब्रेट, वाइब्रेशन जब हुई, इसने अगर पुश करा, ठीक है, तो प्रेशर क्रिएट करा,
ठीक है, प्रेशर को बढ़ाया, जब पीछे आए, अब क्या कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ना, टू एंड फ्रो कर रही है आगे पीछे, है ना, जैसे नॉर्मल हमने वाइब्रेशंस पढ़ी। अब वाइब्रेशंस कर क्या रही हैं, यहाँ की वाइब्रेशन वेव्स क्रिएट कर रही हैं। वेव्स कैसे क्रिएट कर रही हैं कि जब पीछे गई तो फिर प्रेशर कम हो गया, तो उसने क्या करा, इस मेम्ब्रेन ने इसके इमीडिएट विसिनिटी के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको पीछे खींच लिया हल्का सा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक ट्यूब ले लें, ठीक है, कि हमने यहाँ पे ट्यूब ले लिया, अब यहाँ क्या है कि पूरे ट्यूब में एक स्टैंडर्ड डेंसिटी थी एटम्स की, ठीक है। जब ये पीछे गया तो हुआ क्या कि इन दोनों के बीच जो एटम्स है उनके बीच में गैप बढ़ गया, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रेशर कम हो गया। जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा, इस जगह पे प्रेशर कम है और बाकी हर जगह पे प्रेशर उतना ही है जितना था, तो क्या होगा, और ये तो सॉलिड मीडियम है, ये तो कुछ एटम्स दे नहीं सकता अपने, तो फिर अगर प्रेशर कम है, एक चीज़ आप याद रखना, ये इनफैक्ट 3-4 चीज़ें याद रखना, क्या, हीट फ्लो बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। करंट फ्लोज बाय वर्च्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। एंड मटेरियल फ्लोज बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। 3 चीज़ें, क्या, मटेरियल कब फ्लो करेगा, जब प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर एक जगह पानी का प्रेशर ज़्यादा है, एक जगह कम है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, ठीक है। अगर एक जगह वोल्टेज ज़्यादा है, एक जगह कम है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगा, ठीक है। अगर एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा है, एक जगह कम है और बीच में हमने रॉड कनेक्ट कर दिया है, तो रॉड यहाँ से गर्म होना शुरू करेगी और यहाँ धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेगी, वहाँ से हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से तो क्या हो रहा है कि द मटेरियल वुड फ्लो बाय वर्च्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ सॉरी बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा, मटेरियल पीछे जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल पीछे आया और ये एकदम जर्की एक्शन के साथ मटेरियल पीछे आ जाएगा। उससे होता क्या है कि यहाँ पे अब वो जो एग्जैक्टली जो प्रेशर यहाँ पे लो हो गया था, एग्जैक्टली वो लो प्रेशर यहाँ पर आ गया, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आगे से खींचेगा ये लो प्रेशर और आगे चला जाएगा, तो हो क्या रहा है कि लो प्रेशर आगे चला गया, ठीक है। मतलब किस स्पीड से प्रोपोगेट कर रहा है, वही वेलोसिटी के हिसाब से, जो भी साउंड की स्पीड है उस हिसाब से प्रोपोगेट करेगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, ठीक है। और हमेशा सेम ही स्पीड देगी, चाहे आपने प्रेशर ज़्यादा कर दिया हो, अगर आपने ज़्यादा कर दिया होता तो फिर इस बैंड में प्रेशर ज़्यादा हो जाता, मटेरियल हैज़ टू फ्लो बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ज़्यादा प्रेशर हो गया तो करेगा क्या, ये आगे पुश करेगा एटम्स को, तो अब क्या है कि हाई प्रेशर प्रोपोगेट करेगी, तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जो है वो प्रोपोगेट करती है साउंड में, ठीक है। ये बन गई हमारी साउंड। ये तो एयर में हो रहा है, सॉलिड मीडियम में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कि हमने एक सॉलिड मीडियम ले लिया और वहाँ पे क्या है कि एकदम पैक्ड है एटम्स, पैक्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, पैक्ड ही तो हैं बट फिर भी एटम ही तो हैं, वहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से साउंड वेव किस तरीके से चल रही है, ये प्रेशर वेव्स हैं जो कि आगे चल रही हैं, ये मटेरियल की वेव है, ठीक है, मैकेनिकल टाइप की हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लिखिए, कि साउंड वेव्स आर pressure waves in which the pressure difference propagates longitudinally. दैट इज लॉन्गिट्यूडनली का मतलब यहाँ क्या है कि जो तो मटेरियल है, मटेरियल की ये जो मटेरियल है यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ या लो प्रेशर आ गया, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल क्या है, क्या मटेरियल यूं जा रहा है या यूं जा रहा है। यहाँ पे हम लो प्रेशर था और लो प्रेशर ट्रेवल होकर यहाँ तक आ गया, इस इंस्टेंस पे हमने एक स्नैपशॉट लिया
ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मेरे को ये बताओ कि मटेरियल के मूवमेंट की टेंडेंसी क्या है? जहाँ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, आप क्यों ऊपर नीचे क्यों? आप ये देखो ना कि वो कह रहा है यहाँ पे रेयर हैं एटम्स और यहाँ पर डेंसिटी अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। और ये कर क्या रहा है? ये प्रोपोगेट कर रही है आगे, ठीक है। तो ये जो एटम्स हैं वो इस साइड को आना चाहेंगे ना, इस डायरेक्शन को आना चाह रहे हैं ना। तो मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। व्हेनेवर दिस हैपन्स दिस इज नोन एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हेनेवर द क्या कहते हैं दिस द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे कि ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जांपल है क्या? स्ट्रिंग वाली। हाँ, वो लाइट तो है ही। मैं और सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या? ये पल्स वाली वेव, ये जो स्ट्रिंग हमने स्ट्रेच करके डाल दी, कॉर्ड स्ट्रेच करके डाल दी, उसको हमने यूँ करा। मटेरियल कहाँ जा रहा है? मटेरियल ऊपर जा रहा है। मटेरियल की टेंडेंसी क्या है? मीन पोजीशन में आने की। हाँ, रिपल्स, ये ऊपर वाली, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वेव है, 2-3 टाइप की वेव मिलकर होती हैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे सिंपल हमें दिखाई दे रहा है, तार करने की क्या कोशिश कर रहा है? अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी वापस नीचे आने की है ना। तो वो कर क्या रहा है कि अपने आगे वाली वेव को ऊपर पुश कर दे रहा है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वेव आगे चल ही रही है, रुक क्यों नहीं जा रही? ऐसा क्यों है कि किसी चीज़ की मतलब इस डिस्टर्बेंस की टेंडेंसी अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देने की क्यों है? हाँ, स्टेबल क्या? हाँ, कि क्या है कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ऐसी चलेगी नहीं, डिसिपेट होगी। ये डिसिपेशन ही तो है, ये अपनी एनर्जी कहीं डिसिपेट करना चाह रहा है, और उस सेंस में वो कह रहा है वो डिसिपेट कैसे करेगा? डिस्टर्बेंस क्रिएट करके। वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर जा रही है, ठीक है। हर पार्टिकल वो डिसिपेट करके नेक्स्ट पार्टिकल को दे रहा है वो एनर्जी। सिंपल है ना। साउंड इस तरीके से चल रही है, तो क्या है कि साउंड इज ट्रैवलिंग लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। बट स्ट्रिंग के ऊपर जो हम करते हैं ये क्या है? ये ट्रांसवर्स वेव है ना। तो कल करते हैं इसको, कल हम टाइप्स ऑफ वेव्स करेंगे, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर हम जाएंगे लाइट पे, और फिर लाइट से आगे चलेंगे। कल कोशिश करते हैं बेसिक फिजिक्स ख़त्म करते हैं पूरी, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह भी, और फिर परसों से हम सीधे एप्लीकेशन पार्ट पर आ जाएं।